हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में जो आपको जब आप फार्मा इंडस्ट्री में, खासकर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ये टर्म आपको बहुत सुनने को मिलेगी। खासकर वो स्टूडेंट जो कि अभी शायद जो इंडस्ट्री में भी काम कर रहे होंगे उन्होंने तो ये टर्म सुनी भी होगी, बट जो स्टूडेंट अभी कॉलेज के अंदर हैं और आने वाले समय में फार्मा इंडस्ट्री में जाने वाले हैं उनके लिए ये टर्म काफ़ी नई होने वाली है। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। और अगर ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आप क्यूसी में बहुत सफल होंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और बात करते हैं हम आज ट्रबल शूटिंग के बारे में कि ट्रबल शूटिंग होती क्या है और इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रबल शूटिंग क्या होती है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ट्रबल शूटिंग, मतलब जब कोई ट्रबल आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे फेस करना है और उसके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, इस पूरी प्रोसेस को ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्यूसी के अंदर होता क्या है। देखिए, क्यूसी के अंदर जब हम किसी भी मेथड को रन करते हैं, चाहे वो एचपीएलसी के अंदर हम कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हों, डीजो के अंदर कर रहे हों, जीसी के अंदर कर रहे हों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उस टेस्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसका कारण कोई भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, या आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो भी हो सकता है। उसकी वजह से अगर आपको, यानी इन रीजन की वजह से, मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है, केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, मेथड की वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से अगर आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसे हम डिजायरेबल रिजल्ट कहते हैं, तो इसे हमको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालना, और सॉल्यूशन निकालने के बाद रिजल्ट लेके आना ही ट्रबल शूटिंग कहलाता है। मतलब ट्रबल को पहचानना, उसका सॉल्यूशन निकालना ही क्या कहलाता है, ट्रबल शूटिंग। मैं आपको आगे इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि ट्रबल शूटिंग के एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा, एचपीएलसी का भी एग्जांपल दूंगा आपको, तो वहां पर आपको और अच्छा क्लियर होगा। बट ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है, कि ट्रबल को पहचानना कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, रिजल्ट हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या गलती हो रही है, उस गलती को पहचान के उसका सॉल्यूशन निकालना, और सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाल के हमारा रिजल्ट जो आना चाहिए, जो सही रिजल्ट है, उस तक पहुंचना ही ट्रबल शूटिंग कहलाता है। देखिए, मैंने एक जो तीसरा रीज़न दिया था वो दिया था मेथड, बट मेथड की वजह से तो काफ़ी, यहाँ पर मेथड का मतलब ये नहीं है कि जो मेथड आपको दी गई है उसमें प्रॉब्लम है। कई बार जो पर्सन होते हैं या जो एनालिस्ट होते हैं वही मेथड को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, मतलब यहाँ पर एनालिस्ट की गलती है। मेथड आपको हमेशा सही दी जाती है, जो इंडस्ट्री आपको एसओपी प्रोवाइड कराती है, जो स्पेक प्रोवाइड कराती है, वो हमेशा सही होते हैं क्योंकि वो आरएनडी के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। तो मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ, कई बार एनालिस्ट जो होते हैं वो मेथड को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनको कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं आती है, तो वहाँ पर भी रिजल्ट जो है वो हमको सही नहीं मिल पाते हैं। बट ज़्यादातर मैंने एक चीज़ देखी है कि ट्रबल जो देखी गई है वो या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से देखी गई है, या उसके किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के पार्ट की वजह से ट्रबल शूटिंग होती है। जो ट्रबल्स हमको दिखती है, ट्रबल शूटिंग नहीं, ट्रबल्स जो हमको आइडेंटिफाई होती है वो, या केमिकल्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि ट्रबल कैसे दिखाई देती है और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एचपीएलसी का, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है प्रेशर की प्रॉब्लम, के प्रॉपर हमको प्रेशर अचीव नहीं हो पाता है, पीक टूटना जिसे हम पीक ब्रेकिंग कहते हैं, या थ्योरेटिकल प्लेट, और जो हमको टेलिंग चाहिए होती है वो सही तरीके से अचीव नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो कॉलम होता है। अगर हम पुराना कॉलम यूज़ कर रहे हैं या हम कॉलम को यूज़ करने के बाद प्रॉपर वे में वॉश नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी हमको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जैसे ही अगर आपको पता चले कि प्रेशर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, प्रेशर सही तरीके से अचीव नहीं हो पा रहा है, या आप थ्योरेटिकल प्लेट हमको सही नहीं मिल रही है, टेलिंग सही नहीं मिल रही है, पीक टूट रही है, तो आपको वहीं पे इंस्ट्रूमेंट को रोकना होगा, जो आपका कॉलम है उसको चेक करना होगा। अगर ये कॉलम काफ़ी पुराना हो चुका है तो आप नया कॉलम यूज़ कीजिए, बट अगर कॉलम नया है तो आपको पहले कॉलम को प्रॉपर वे में वॉश करना होगा,
एक बार वाटर के साथ कीजिए, फिर मिथेनॉल के साथ कीजिए, और फिर एक बार आप उसको मोबाइल फेस से एक बार सेचुरेट कीजिए और देन फिर उसको यूज़ कीजिए। तो ये इसकी ट्रबल शूटिंग होती है। कई बार रिटेंशन टाइम जो होता है, मतलब वो आरटी जिसे हम कहते हैं, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमको पीक मिलती है, वो भी कई बार शिफ्ट होती है। कई बार वो 2 मिनट 3 मिनट की उसकी शिफ्टिंग देखने को मिलती है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपके एयर कंडीशनर जो है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे, और रूम टेम्परेचर जो मेंटेन होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, अगर उससे ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो इसकी वजह से जो आरटी होती है, जो उसका रिटेंशन टाइम होता है, वो बढ़ जाता है। तो इसकी ट्रबल शूटिंग यही होगी कि आपको तुरंत ही आपका जो रूम टेम्परेचर है वो मेंटेन करना होगा। तब तक आपको चाहे तो आप रन को रोक सकते हैं, और पहले प्रॉपर वे में आप रूम टेम्परेचर मेंटेन कीजिए और फिर उसके बाद HPLC का रन स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर बार बार ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो ये भी हो सकता है कि कॉलम के अंदर प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो आप क्या करें, कॉलम को खोल लें और गुनगुना सा पानी, मतलब इसमें इसको हॉट वाटर नहीं कहूँगा, हल्का सा गुनगुना सा पानी को एक बार आप इंस्ट्रूमेंट में रन कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि आपको इसमें कॉलम को खोल के पहले अलग कर देना है। कॉलम के साथ कॉलम के अंदर हॉट वाटर बिल्कुल भी रन नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार उसके मदद से क्या होगा कि जब हल्का सा गुनगुना पानी जो होगा, मतलब हल्का सा गर्म पानी, उसको आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर रन करना है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी जमी होगी, कोई केमिकल उसके अंदर जम गया होगा, तो वो प्रॉपर वे में क्लीन हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी कई बार प्रेशर प्रॉब्लम देखी जाती है। साथ ही साथ आपको बबल जो है उसको भी आउट करना है। इंस्ट्रूमेंट को रन करने से पहले उसके अंदर किसी भी टाइप की बबल, एयर बबल जो होती है वो नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर वे में पहले रिंस करना है और उसके बाद उसको यूज़ करना है। साथ ही साथ अगर आप इस टाइप का कोई मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेचुरेटेड है, मतलब अगर आप कोई बफर यूज़ कर रहे हैं और उस बफर को मेंटेन करने की वजह से आपने काफ़ी सॉल्ट जो है वो आपने मोबाइल फेस के अंदर इंटर कर दिया है, या आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट जो है अभी तक प्रॉपर वे में डिज़ोल्व नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मोबाइल फेस हो गया है वो बफर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो गया है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल फेस को यूज़ करने से पहले उसको प्रॉपर वे में फ़िल्टर करना है। जी हाँ, आप प्रॉपर उसको फ़िल्टर कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर वे में फ़िल्टर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो सॉल्ट होगा वो अंदर इंस्ट्रूमेंट में जम जाए, या आपके कॉलम के अंदर भी वो जमा हो सकता है, या इससे क्या होगा कि आपका जो कॉलम होगा वो भी आगे चल के चौक हो सकता है। इसीलिए, और इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि चलो अभी तो ये रन लग जाएगा, बट आप बाद में जब इसी कॉलम को यूज़ करेंगे या इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत होगी, आपको प्रॉपर प्रेशर नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आपका कॉलम जो है वो सही तरीके से आपको रिजल्ट ना दे पाए। तो सबसे बढ़िया है कि जब भी आप मोबाइल फेस को यूज़ करें उसको फ़िल्टर करके यूज़ करें, और साथ ही साथ जो मोबाइल फेस के अंदर जो हम फिल्टर्स को डिप करते हैं उसको भी आपको समय समय पे क्लीन करना है। आप चाहें तो उसको नाइट्रिक एसिड में डाल सकते हैं, जिससे, क्योंकि जो फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी कई बार जो कंसनट्रेटेड बफर होता है उसकी एक परत जम जाती है, उसके ऊपर सॉल्ट जम जाते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर वे में मोबाइल फेस को सक नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वही सिंपल प्रॉब्लम के बफर आपकी पीक टूट सकती है, आपको प्रेशर की प्रॉब्लम तो आएगी। तो आपको जो फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं जो कि मोबाइल फेस के अंदर डिप होते हैं उसको भी आपको समय समय पे क्लीन करना है। तो ये वो सारी ट्रबल शूटिंग होती है। अगर आप ये प्रॉपर वे में सारी ट्रबल शूटिंग करेंगे तो आपको HPLC के अंदर किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। आपका HPLC बहुत स्मूथली काम करेगा, बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करेगा, और आपको जो भी रिजल्ट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट से डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं FTIR का। FTIR के अंदर भी हमको कई बार प्रॉब्लम दिखाई देती है कि हमको जो ग्राफ मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है। पीक काफ़ी छोटी छोटी हमको दिखाई देती है, या जो छोटी पीक होती है, जो माइन्यूट पीक होती है, वो कई बार गायब हो जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैंने देखा है कि जो हमारा सैंपल होता है उसके अंदर मॉइस्चर की प्रेजेंस होना, या सैंपल की कंडीशन भी ऐसी होती है, क्योंकि अगर सैंपल क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जी हाँ, अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर आपका सैंपल होगा तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहीं अगर आपका जो सैंपल है वो पाउडर फॉर्म में है, फ्लफ़ी है, तो वो कई बार मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर वे में पहले सैंपल को ड्राई करना है, और ड्राई फॉर्म में करने के बाद आपको उसको KBR के अंदर मिक्स करना है, और देन फिर आपको उसको रन करना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो अगर आपको कभी भी FTIR का सैंपल लगाना हो और अगर आपको लग रहा है कि सैंपल के अंदर मॉइस्चर की प्रेजेंस है, तो आपको क्या करना है, पहले उसको प्रॉपर वे में ड्राई कीजिए। चाहे तो आप हॉट एयर ओवन का यूज़ कर लीजिए, या किसी भी टाइप से आप उसको ड्राई कर सकते हैं। सनलाइट में तो ना रखिए, क्योंकि सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे तो सैंपल जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। तो आप उसको हॉट एयर ओवन में बिल्कुल माइन्यूट, मतलब 40-50 डिग्री सेल्सियस पे ही उसको आपको हल्का सा ड्राई करना है, और फिर उसको यूज़ करना है। ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। अगर आप उसको बहुत
मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर आप उसको ड्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपका सैंपल ही डिग्रेड हो जाए और उसके अंदर कोई रिजल्ट ना मिल पाए। तो बिल्कुल सैंपल को हमको जलाना नहीं है, आपको बिल्कुल उसको हल्के हल्के टेम्परेचर पर ड्राई करना है और फिर उसको यूज़ करना है। अगर हम बात करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप की, जिसे हम यूवी कहते हैं, तो वहाँ पर भी हमको कई बार प्रॉब्लम दिखाई देती है, हमको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है, हमको प्रॉपर वे में पीक नहीं मिल पाती। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो सैंपल है उसका हो सकता है कि आपने कोई गलत सॉल्वेंट यूज़ कर लिया हो, जिसकी वजह से सैंपल जो है या जो भी आपने ड्रग यूज़ करी है एनालिसिस के लिए वो प्रॉपर वे में सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ना हुई हो। जी हाँ, अगर वो प्रॉपर वे में डिसॉल्व नहीं हुई होगी तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये भी हो सकता है कि जो भी आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो काफ़ी पुराना हो गया हो, वो डिग्रेड हो गया हो, तो आप चाहें तो नया सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई क्वालिटी का सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं और तब आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूवी के अंदर जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो सॉल्वेंट की वजह से ही देखी जाती है। तो आप एक बार सॉल्वेंट को चेक कर लीजिए और ड्रग के अंदर वही सॉल्वेंट यूज़ कीजिए जिसके अंदर ड्रग 100% सोल्यूबल हो। अगर उसको आपको ऐसा लग रहा है कि वो माइन्यूट सी भी इनसोल्यूबल है तो आप सॉल्वेंट चेंज कर दीजिए और वो सॉल्वेंट यूज़ करिए जिसके अंदर आपकी ड्रग प्रॉपर वे में डिसॉल्व हो। और सॉल्वेंट को यूज़ करने से पहले एक बार आप उसको चेक भी ये भी कीजिए कि वो प्रॉपर वे में सॉल्वेंट जो है वो प्योर है कि नहीं है। प्योर सॉल्वेंट यूज़ कीजिए, चाहे वाटर भी हो तो वाटर के अंदर भी आप डिस्टिल वाटर यूज़ कीजिए या वाटर फॉर जो हमारा HPLC वाटर आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। या चाहें तो आप अपने जो सैंपल आपने प्रिपेयर किया है यूवी के लिए उसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। खासकर टैबलेट के केस में ऐसा हो जाता है कि टैबलेट के अंदर जो एडिटिव्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते और नीचे जाके जम जाते हैं और बाद में रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम देते हैं। तो अगर आपके पास इस टाइप का सैंपल है, मतलब अगर आप API को यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर अदर कंपोनेंट्स भी ऐड हैं, तो आप सॉल्यूशन बना लीजिए, प्रॉपर वे में उसको डिसॉल्व कर लीजिए और उसको फिल्टर करने के बाद आप उसको यूवी पे रन कीजिए। तो चलिए ये कुछ एग्जांपल थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रबल शूटिंग जो है वो प्रॉपर वे में समझ में आ गई होगी और ये क्या होती है और इससे कैसे निपटा जाता है। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं एज ए एनालिस्ट तो आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। आपको हर ड्रग के प्रिंसिपल का पूरा पता होना चाहिए, उसका जितने भी पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के उनका क्या रोल होता है, जिससे कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको बहुत तेज़ी से जज कर पाएंगे और उसको पता चल जाएगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा तो बार बार इंसिडेंट्स होंगे और अगर इंसिडेंट्स होंगे तो सीधी सी बात है आपके जो मैनेजर होंगे वही आपके ऊपर चढ़ जाएंगे कि यार ये क्या गलती हो रही है आपसे। इसका मतलब है कि आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आप बार बार इससे मिस्टेक करेंगे। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई गलती हो रही है तो सीधा सा फंडा है कि आप जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, चाहे वो HPLC हो, डीजो हो, GC हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आपको उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए और उसके इंस्ट्रूमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में प्रॉपर वे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, उस वीडियोस के अंदर भी आपको हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है, तो सबसे अच्छी जानकारी जो आपको मिलेगी वो होगी, दो तरीके हैं। एक तो होंगे आपके सीनियर्स जो इंडस्ट्री में आपको सिखाएंगे। जी हाँ, इंडस्ट्री में आप अपने सीनियर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ रहिए, उनको वॉच कीजिए या उनसे आप सजेशन लेते रहिए। अगर ट्रबल नहीं आई है तो भी आप उनसे पहले ही पूछ लीजिए कि सर अगर ये दिक्कत आएगी तो किस वजह से आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन है, ये दिक्कत आएगी तो क्या आएगी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वे में एक्सपीरियंस होता है तो वो आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में बहुत प्रॉपर वे में नॉलेज देंगे, वो प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। साथ ही साथ जब कंपनी के अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स के मेंटेनेंस के लिए आते हैं, उनसे बड़ा आपको कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में समझा पाएगा। तो जब भी आपका इंजीनियर के साथ कांटेक्ट हो तो आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उनसे क्लियर कर लीजिए। अगर आप चाहें तो पहले आप सारे डाउट लिख लीजिए और जब भी इंजीनियर्स की विजिट हो आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि जितने भी मेंटेनेंस के लिए जो इंजीनियर्स आते हैं उनको उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कंपनी के हेडक्वार्टर्स में होती है। कई बार इन इंजीनियर्स को फॉरेन भी भेजा जाता है जहाँ पर कंपनी के हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो इनको सारे इंस्ट्रूमेंट, खास सभी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की पूरी ABCD पता होती है, क्योंकि वो उस इंस्ट्रूमेंट को पूरा खोल के वापस जोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा उनको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होती है। तो अगर आपको उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वो उसके सोल्यूशन आपको बहुत ही ईजी वे में समझा पाएंगे और प्रॉपर टेक्निकल तक, मतलब जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है इंस्ट्रूमेंट की वो भी आपको समझाएंगे, सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे, उनके रोल बताएंगे,
अभी कौन कौन से पार्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, क्या गलती हो रही है, इसको कैसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ें आपको जितना अच्छी तरीके से इंजीनियर्स आपको बता पाएंगे उतना कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि उनको प्रॉपर वे में इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होती है। और ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक करता है, ऐसा नहीं होता है। एक मेंटेनेंस के लिए जो इंजीनियर आएगा वो प्रॉपर वे में केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट को डेडिकेटेड होता है। मतलब HPLC के लिए एक अलग इंजीनियर होते हैं, FTR के लिए अलग इंजीनियर्स होते हैं, GC के लिए अलग। तो एक इंस्ट्रूमेंट के लिए एक इंजीनियर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसने उसी के ऊपर काम किया है तो उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड उसके पास कितनी सारी जानकारी होगी। तो सबसे अच्छा पॉइंट यही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मेंटेनेंस इंजीनियर से पूछिए, वो आपको बहुत अच्छे वे में गाइड कर पाएंगे। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप सजेशन दे सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।